हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित पसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग को लेकर कि नीट के अंदर जो वो काउंसलिंग है वो आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, नीट की जो काउंसलिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है और उसमें कौन कौन सा कोटा होता है, आपको कौन सी काउंसलिंग करनी है, कौन सी वेबसाइट से करनी है, कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि A to Z जो इन्फॉर्मेशन है वो आज आपको मैं देने वाला हूँ काउंसलिंग के थ्रू। तो ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक प्रोसेस को ध्यान से समझना, क्योंकि एक भी प्रोसेस अगर आपका मिस हुआ है या आपने कोई भी प्रोसेस जो है छोड़ दिया तो ये आपके लिए दिक्कत बहुत बहुत बड़ा इश्यूज है वो क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको आयुष काउंसलिंग वाली वीडियो में बताया था कि एक भी काउंसलिंग के अंदर आपने अगर स्टेप गलत कर दिया तो आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी काउंसलिंग हमारे पास होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन सी आपके लिए बेनिफिट रहेगी, आपको कितने मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग करनी है, कौन सी काउंसलिंग नहीं करनी, कौन से कोटे होते हैं हमारे पास, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बच्चों का मेन डाउट होता है कि काउंसलिंग हमारी जो स्टार्ट कब होती है या कब हमारी काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी। तो देखो बच्चों, जो काउंसलिंग का मोस्टली प्रोसीजर होता है वो होता है काउंसलिंग स्टार्ट होने का कि मोस्टली आफ्टर 1 मंथ ऑफ नीट रिजल्ट। जब भी आपका नीट रिजल्ट आता है तो उसके अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप कह लो कि 25 या 30 डेज का टाइम उन्हें मिनिमम चाहिए होता है। कई बार तो 30 डेज से ज्यादा भी लग सकता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना टाइम हो गया कि काउंसलिंग नहीं हुई, इतना टाइम हो गया कि कब होगी कब नहीं होगी। एज यूजुअली इनका जो प्रोसेस है वो यही होता है कि मिनिमम इनको जो 30 डेज से यानी कि 1 मंथ तो लगता ही लगता है काउंसलिंग का सारा प्रोसेस को शुरू करने के लिए। अब काउंसलिंग हमारे पास होती कितने टाइप्स की है, ये कौन कौन सी काउंसलिंग हमें करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, जो बच्चे MBBS या BDS के अंदर सीट लेना चाहते हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो कौन करवाता है, MCC या फिर अपनी स्टेट वाले जो काउंसलिंग है वो करवाते हैं। दो लोग जो है वो काउंसलिंग करवाते हैं, किसकी, MBBS की और BDS की। एक MCC करवाता है और एक आपकी जो स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो करवाता है। ठीक है, अब सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना समझना। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना। MBBS या BDS के लिए काउंसलिंग कौन कौन सी करवाती है? एक MCC करवाता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, या फिर स्टेट लेवल आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो करवाता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी आयुर्वेदिक कोर्सेज हैं जैसे BMS हो गए, BUMS हो गए, BHMS हो गए, BNYS हो गया, ठीक है, इन सब की जो काउंसलिंग है वो कौन करवाता है? एक तो इसकी काउंसलिंग करवाता है आयुष काउंसलिंग, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मैं लास्ट में दे दूंगा, वो देख लेना। आयुष काउंसलिंग के अंदर ठीक है कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ये वाले कोर्सेज होते हैं जिनको हम AA CCC भी बोलते हैं। तो इनकी काउंसलिंग एक तो आयुष करवाता है, ठीक है, और एक आपकी स्टेट करवाती है। दो लोग इनकी काउंसलिंग करवाते हैं, एक आयुष काउंसलिंग करवाता है और एक आपकी जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो स्टेट वाले इन सारे कोर्सेज की काउंसलिंग करवाते हैं। अब आयुष MBBS और BDS की काउंसलिंग नहीं करवाता और ना ही करवा सकता है, और MCC और स्टेट ये वाली जो है ये वाली काउंसलिंग नहीं करवा सकता। इसका लिंक अलग से होगा, इसका लिंक जो है वो अलग से जनरेट होगा। वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा कैसे करना क्या नहीं करना। मतलब ये इसकी काउंसलिंग नहीं करवा सकते, ये वाली इसकी काउंसलिंग नहीं करवा सकते। जिन बच्चों को इनके अंदर एडमिशन लेनी है वो ये काउंसलिंग करेंगे, और जिन बच्चों को ये एडमिशन लेनी है वो ये काउंसलिंग करेंगे। अब एक चीज और क्लियर कर सकता हूँ, आप ये भी काउंसलिंग कर सकते हो, ये भी काउंसलिंग कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, जितनी चाहे उतनी काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट क्रिएट हो गया होगा कि सर अगर मैं MCC या अपने स्टेट लेवल की ये काउंसलिंग करता हूं तो क्या मैं ये वाली भी कर सकता हूं? जी हाँ, आप ये वाली भी कर सकते हो। लेकिन इस चीज के अंदर आप एक ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर स्टेट जहाँ पे लिखा है तो उस स्टेट के अंदर आप अपनी ही स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हो, दूसरी स्टेट की काउंसलिंग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पंजाब से हूं तो मैं पंजाब की ही काउंसलिंग कर सकता हूं, मैं दिल्ली वाली काउंसलिंग नहीं कर सकता स्टेट लेवल के अंदर। मुझे मेरे पास पंजाब का डोमिसाइल है तो मैं पंजाब का डोमिसाइल शो करके पंजाब की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। आप किसी दूसरी स्टेट के अंदर काउंसलिंग नहीं कर सकते। अगर करोगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, या तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, या फिर आप पूरी की पूरी काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। तो इस चीज को अपने माइंड में ध्यान रखना, जिस भी स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है उसी स्टेट की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके अलावा आप जितनी मर्जी काउंसलिंग कर सकते हो, ये करना चाहो ये भी कर सकते हो, ये करना चाहो ये भी कर सकते हो, दोनों करना चाहो तो दोनों भी कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रोसीजर और सारा डिटेल में बताऊंगा। अब जो बच्चे वेटनरी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वेटनरी के अंदर क्या होती है, डिफरेंट काउंसलिंग होती है, इस चीज का ध्यान रखना। वेटनरी के अंदर डिफरेंट काउंसलिंग होती है, और कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो आपका सम डिफरेंट एग्जाम्स लेते हैं कुछ, ठीक है, इनकी जो काउंसलिंग है वो नीट के थ्रू नहीं होती है। इस चीज को ध्यान में रखना, जिन बच्चों ने वेटनरी के अंदर एडमिशन लेनी है उनकी काउंसलिंग डिफरेंट से होती है, इन दोनों के अंदर वेटनरी नहीं आएगा। ठीक है, इसकी काउंसलिंग का अलग से लिंक जनरेट होगा, या फिर कुछ कॉलेजेस या कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जो इसका एग्जाम ही डिफरेंट लेती हैं। वो एग्जाम लेने के बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको एडमिशन मिल जाती है।
ठीक है, तो ये हो गया वेटनरी का प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की, हमारे पास कितनी टाइप्स की काउंसलिंग होती है। तो पहले हमारे पास होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे बताया था एमसीसी जो होता है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है हमारे पास, ये वाली ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो कोटा होता है वो 15% कोटा होता है, यानी कि 15% हमारे पास जो सीट्स है वो रिजर्व रहेंगी इनके लिए। अब कैसे बताता हूँ। सपोज करो इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज 100 सीट्स है, चाहे वो एमबीबीएस या बीडीएस के। सपोज करो आपके पास एक कॉलेज है, कोई भी मान लो, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मान लो, उसके अंदर 100 सीट्स है, चाहे एमबीबीएस की मान लो चाहे बीडीएस मान लो, सपोज करना है कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उन 100 सीट्स में से 15 सीट्स जो है वो एमसीसी के हाथ में और 85% सीट जो है वो आपकी स्टेट वालों के हाथ में। मतलब 15% जो सीटें हैं वो एमसीसी फिल करेगा, ठीक है। 85% जो सीट्स हैं वो आपकी स्टेट फिल करेगी, ठीक है। बात समझे, 15% जो सीट्स हैं वो एमसीसी फिल करेगा और 85% जो सीट्स हैं वो आपकी स्टेट फिल करेगी। इसके नीचे लिख देता हूँ 15%, 85%, ठीक है। अगर एमबीबीएस और बीडीएस का कोई कॉलेज है तो इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। और स्टेट की जो वेबसाइट होगी वो डिफरेंट वेबसाइट होगी, एमसीसी की जो वेबसाइट होगी वो डिफरेंट वेबसाइट होगी। दोनों की वेबसाइट सेम नहीं होगी। एमसीसी अलग से वेबसाइट बनाता है और स्टेट वाला अलग से वेबसाइट बनाता है। अब मैं आपको इसको और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर तो ठीक ठाक ही बनी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो आप दूसरा पार्ट देखना ना भूले, अभी बता रहा हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि ये वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि डिटेल में आपको सारा प्रोसेस में अभी समझाऊंगा। तो अभी सबसे पहले हम बात करने वाले 15% एमसीसी कोटा के बारे में, कि जो एमसीसी कोटा जो फिल करता है 15% सीट्स के बारे में। उसके अंदर आपको प्रोसीजर क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एमसीसी की काउंसलिंग हम कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं, किस किस स्टेट के आ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, उसका अंदर प्रोसीजर होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम 15% की बात करते हैं जो हमारे पास होती है एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग। अब 15% ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग में तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आता है एम्स। तो एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो किसी भी स्टेट में हो, उसकी 100% सीट्स हैं वो एमसीसी ही फिल करेगा। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना कि एम्स जितने भी है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं उसकी सारी की सारी 100% सीट्स जो है वो एमसीसी ने ही फिल करनी है। एम्स जो है वो आपके स्टेट कोटा के अंदर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं अपने स्टेट लेवल पे एम्स को भर दूंगा, तो आप स्टेट लेवल पे एम्स को नहीं भर सकते। एम्स के लिए आपको एमसीसी काउंसलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? डीयू कोटा। अब डीयू के अंदर क्या होता है? डीयू के अंदर हमारे पास भी 2 कोटे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक 15% और एक 85%। तो डीयू कोटा के अंदर आपकी ऑल ओवर 100% सीट्स जो है वो एमसीसी ही फिल करेगा। डीयू के लिए अलग से वेबसाइट नहीं बनती है। जो बच्चे दिल्ली कोटा से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वो इस चीज़ को ध्यान से सुन लो, समझ लो। आपके लिए अलग से वेबसाइट नहीं बनेगी। आपका कोटा जैसे होता है, फिर जैसे बाकी स्टेट का कोटा होता है 15% और 85%, ठीक है। 2 वेबसाइट्स बनती हैं, एक एमसीसी के लिए 15% अलग से, स्टेट लेवल के लिए 85% अलग से। लेकिन यहाँ पे डीयू कोटा के अंदर ऐसा नहीं है। आपको 100% जो सीट्स मिलेंगी वो एमसीसी के अंडर ही मिलेंगी। आपको सिर्फ एमसीसी की काउंसलिंग ही जो है वो करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आती है हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कौन सी? हमारे पास बीएचयू, एएमयू, जामिया, ये तीनों की 100% जो सीट्स हैं ये भी जो है वो एमसीसी ही फिल करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है, बीएमयू, एएमयू, जामिया, इन सब की भी जो 100% सीट्स हैं वो एमसीसी ने ही फिल करनी है। उसके बाद जिम्पर, एएफएमसी एंड एएमयू। एएफएमसी का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, ये बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ, पहले आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दें कि गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी आपने फिल करने हैं उसके अंदर आपको 15% जो सीट्स है वो एमसीसी नहीं प्रोवाइड करनी है। बाकी 85% जो है वो आपको स्टेट प्रोवाइड करेगा, लेकिन दिल्ली को प्रोवाइड नहीं करेगा। दिल्ली की 100% सीट्स जो है यहीं से फिल होनी है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी भी यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन लेनी है प्राइवेट, उसकी काउंसलिंग भी जो है वो एमसीसी ही करवाता है। उसके लिए भी जो काउंसलिंग आपको एमसीसी से ही करनी है। जितने भी बच्चों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है तो उन बच्चों को एमसीसी काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी। उसके बाद ईएसआईसी कोटा, जिन बच्चों के पास ईएसआई का कोई कार्ड है,
ये कोटा है उनके लिए अलग से काउंसलिंग होती है, उनका कोटा भी जो है वो एमसीसी के थ्रू ही वो फिल करेंगे। अब हमारे पास 2 IPU सेंट्रल कॉलेजेस भी है, जैसे VMMC, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन दोनों कॉलेजेस के लिए भी जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी ही प्रोवाइड करवाएगा या एमसीसी ही करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, AFMC क्या होता है। AFMC के कुछ बच्चे, पहले क्या होता है, आपको जब आप काउंसलिंग करोगे तो वहाँ पे जब आपका काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे साइड पे, तो वहाँ पे आपने टिक करना है कि आप DU कोटा से हो। वहाँ पे ये सारी चीजें लिखी होंगी कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए हो या AFMC से हो या DU कोटा से हो। अगर आपने वहाँ पे DU कोटा फिल कर दिया, टिक कर दिया कि भाई मैं DU कोटा से, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे आपकी जो 100% सीट वाला कोटा होगा वो आपको खुल जाएगा। तो मतलब आपको 100% वाली जो सीट्स हैं आप उस कैटेगरी के अंदर शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो अगर आप फिर बाकी की 15% सीट्स के लिए एलिजिबल हो गवर्नमेंट से, क्योंकि आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो तो ये एमसीसी कितनी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीट प्रोवाइड करता है, सिर्फ 15% सीट्स के लिए अप्लाई करता है। वो सिस्टम अपने आप अपडेट कर देगा कि आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे नहीं। आपको जो साइड पे ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से अगर आप किसी में से जाना चाहते हो या किसी में से भी बिलोंग करते हो तो आपने उनको साइड पे जो टिक कर देना है। लेकिन अगर आप AFMC पे टिक करते हो, AFMC का प्रोसीजर अलग से होता है। AFMC पे अगर आप टिक करते हो तो वो सारी की सारी सिस्टम आपकी डिटेल मांग लेगा। डिटेल मांगने के बाद क्या करेगा, वो जितने बच्चों ने AFMC पे टिक किया होगा, डिटेल भरी होगी, तो उसके लिए एक अलग से शॉर्ट लिस्ट जो है आपका नोटिस आएगा। शॉर्ट लिस्ट मतलब आपकी कह सकते हो आपका रिजल्ट टाइप होता है, एक लेटर आएगी, ठीक है। उसमें आपने अपना नाम देखना है कि मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो तो वहाँ पे आपकी सारी प्रिकॉशंस, गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ लिखा होगा। तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको AFMC के लिए अलग से इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको वहाँ जाके वो इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, ठीक है। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप आराम से उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिस भी कॉलेज ने आपको अप्लाई किया था, जिस भी कॉलेज को वो प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप AFMC के अंदर नहीं क्लियर कर पाते हो, ठीक है, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हो, तो आप दोबारा से इन बाकी बचे हुए ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आप राउंड से बाहर हो जाओगे, तो ऐसा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। ये सारी प्रोसीजर थी। अब MCC ऑल इंडिया काउंसिलिंग की 15% जो कोटा है, इसके बाद बाकी 85% का भी रेस्ट बात करेंगे, ठीक है। ये सारा MCC काउंसिलिंग के था कि जिन भी बच्चों को एम्स के अंदर जाना है, ठीक है, वो सारे के सारे 100% एम्स, 100% सीट जो है वो MCC ही प्रोवाइड करवाता है। बाकी 15% ऑल ओवर इंडिया की गवर्नमेंट, सारी स्टेट्स की 15% जो सीट्स हैं वो भी MCC के थ्रू मिलेगी। बाकी 85% आपके डिफरेंट स्टेट से आपका डिफरेंट लिंक जनरेट होगा। अब बात कर लेते हैं आप काउंसलिंग करनी कैसे है। काउंसलिंग में हमारे पास क्या होता है, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है और लास्ट में मॉप अप राउंड होता है और लास्ट में हमारे पास होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड है ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज वाले प्राइवेट जिन बच्चों ने एडमिशन लेनी है ये उनके लिए होता है, ठीक है। ये वाला जो राउंड है ये प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए होता है। जिन बच्चों ने गवर्नमेंट के अंदर या बाकी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में लेना है उनके लिए हमारे पास राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है और लास्ट में हमारे पास मॉप अप राउंड होता है। बाकी मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, आयुष वाली, प्रोसीजर दोनों का सेम ही है, ठीक है। ये वाला इसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर जिन बच्चों ने देखी है तो ठीक है, नहीं बच्चे अगर आप फिर से इसके बारे में कुछ और डाउट्स पूछना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है आयुष वाली, आप वो देख सकते हो, वरना मैं ऑलरेडी बोल दिया, मैं लास्ट में आपको वीडियो दे दूंगा। अब बाकी के प्रोसीजर की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस में हमें जो काउंसलिंग है वो कैसे करनी है, नीट की काउंसलिंग आपको जो करनी है वो कैसे करनी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे पहले जैसे हमारे पास आएगा ऑल इंडिया राउंड 1। जब आप राउंड 1 की काउंसलिंग करोगे तो उसी टाइम इधर चल रही होगी आपकी स्टेट काउंसलिंग राउंड, ठीक है, 1। उस साइड फिर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। जैसे ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके लिए आपको डेज दिए जाते हैं, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, वो टाइम करता है कितना मिलता है, मैक्सिमम 3 डेज तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका स्टेट काउंसलिंग राउंड कंप्लीट हो जाएगा उससे नेक्स्ट डे ही आपका ऑल इंडिया राउंड 2 की जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब कि ये दोनों जिगजैग चलती है, ये चलेगी, अगर ये बंद होगी तो ये ओपन हो जाएगी, ये बंद होगी तो ये ओपन हो जाएगी, ये बंद होगी तो ये ओपन हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपका जो है प्रोसेस चलता है। पहले राउंड 1, फिर इधर स्टेट काउंसलिंग का राउंड 1 ओपन होगा, फिर इधर राउंड 2 ओपन हो जाएगा, फिर स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 ओपन हो जाएगा, फिर मॉप अप राउंड आएगा आपका, इधर फिर स्टेट मॉप अप राउंड शुरू हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड आएगा तो इसमें स्टे वैकेंसी जो राउंड है वो आपका शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो है प्रोसेस वो चलता है। पहले ये चलेगा फिर आपका ये चलेगा, दोनों किस प्रोसेस चलेंगे, जिगजैग चलेंगे। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना कि ये सारी की सारी जो काउंसलिंग आपको ध्यान से करनी है, ध्यान से कैसे करनी है वो चीज आपको बता रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है। सबसे पहले हमारी होगी रजिस्ट्रेशन में ट्राई करो कि आप मोस्टली वही चीज़ें डालो जो आपने नीट के एग्जाम में एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी लिखी हुई थी, वही एड्रेस, वही नेम, वही फ़ोन नंबर, वही ईमेल आईडी, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें आपने क्या करनी है, कॉमन रखनी है। इवन अगर आपकी फ़ोटो भी चाहिए तो ट्राई करो कि जो आपके एडमिट कार्ड के फ़ोटो है वही सेम टू सेम यहाँ पे रखो। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, यहाँ पे हमें एक चीज़ का ऑप्शन मिलता है, डैट इज़ कैटेगरी, ठीक है। पिछले सालों से तो मिल रहा है, इस बार का भी कह नहीं सकते। कैटेगरी, अगर मान लो आपने नीट के एग्जाम जो आपने दिया है वहां पे अगर आपने कैटेगरी कोई और डाली है तो यहाँ पे अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले सालों से ऑप्शन मिल रहा है, शायद इस बार भी मिलेगा, ठीक है। मान लो अगर आपने वहां पे कोई कैटेगरी कुछ और डाली चाहिए, अगर यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के टाइम चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका आएगा चॉइस फिलिंग, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। चॉइस फिलिंग में बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती करते हैं, मैक्सिमम गलती आपकी यहाँ पे होती है। यहाँ ये प्रोसेस सारे बच्चे आराम से कर लेते हैं, ये गलती बाकी सारे प्रोसेस आपके हो जाएंगे, लेकिन आगे प्रोसेस तभी कंप्लीट होंगे, तभी अच्छे से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आपका ये वाला प्रोसेस जो है वो सही से होगा। क्योंकि यहाँ वाले बच्चे क्या है, स्टेट काउंसलिंग हो चाहे कोई ऑल इंडिया काउंसलिंग, यहाँ पे अगर आपकी प्रेफरेंस दी यानी कि चॉइस फिलिंग होता क्या है, ठीक है, कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेनी है, वहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग आपने डालनी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो हाई लेवल के कॉलेजेस डाल देते हैं या फिर बिल्कुल लो लेवल के कॉलेजेस डाल देते हैं, ये सोच के भाई मेरा रैंक बहुत अच्छा है तो मैं हाई कॉलेज में डिजर्व करता हूँ, मेरा रैंक बहुत ज़्यादा लो है मैं लो कॉलेजेस में एडमिशन डिजर्व करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो प्रैक्टिकली नहीं चलता, ठीक है, आपके मार्क्स पे डिपेंड करते चलता है, ऑल इंडिया को देख के चलता है, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते राउंड 1 के अंदर, वो राउंड 2 में आते हैं, ठीक है। तो अपने आप को कभी भी हल्के में नहीं लेना, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो मेरे चैनल पे जहाँ चॉइस फिलिंग लिखना तो चॉइस फिलिंग वाली वीडियो जो है आपको शो हो जाएगी। डिटेल में आपको ये प्रोसेस समझना, यहाँ पे नहीं समझाऊंगा वरना वीडियो फिर और बहुत लंबी हो जाएगी। इसके प्रोसेस के बिना आप कोई भी बच्चा जो है वो काउंसलिंग कर ही नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा, ठीक है। अब आपने मान लो चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट डाल दी, उसके बाद आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। आप खुद लॉक करना चाहो तो खुद कर लेना, वरना ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो लॉक कर देगा। चॉइस फिलिंग के लिए भी आपको 2 से या 3 दिन दिए जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर आपको आराम से अपनी लिस्ट बना के पहले रखो, पहले लिस्ट बना के रखना, अभी बता रहा हूँ, बना के जो आपने लिस्ट रखी है उसको आपने यहाँ पे फिल करना है और उसको इमीडिएटली लॉक नहीं करना। अगर आप चेंज करना चाहो तो अगले दिन चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरे दिन या लास्ट दिन आप इसको क्या करो, लॉक करो। अगर नहीं भी लॉक करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको लॉक कर देगा। लॉक हो गया, उसके कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट की क्या आएगी, पीडीएफ आएगी, ठीक है। रिजल्ट की पीडीएफ जब जैसे ही आपकी पीडीएफ ओपन होगी तो उसमें आपने जो जो कॉलेज डाले होंगे, आपका रोल नंबर लिखा होगा और आपका नाम लिखा होगा, और जिस कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन आपको मिली है उसका नाम लिखा होगा कि भाई आपको इस कॉलेज के अंदर, इस कोर्स के अंदर जो है आपको एडमिशन मिली है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो इट मीन्स आपका ये किसी भी कॉलेज के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको नेक्स्ट राउंड 2 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप कह सकते हो कि आपका जो स्कोर लो था और आपने जो कॉलेजेस है वो सही से नहीं बनाए थे, तभी आपको जो है लो स्कोर पे वो कॉलेजेस नहीं मिले। आप कुछ भी केस कह सकते हो, यानी कि आपका नाम अगर लिस्ट में नहीं है तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और जिन बच्चों का रिजल्ट आया है उनका नाम पीडीएफ के अंदर है, ठीक है, उनको भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको उस कॉलेज के अंदर आपको सेटिस्फेक्शन कॉलेज मिलता है तो आपने एडमिशन ले लेनी है। एडमिशन लेने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपकी होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर ये भी आपको डाउट है तो चैनल पर जाकर वीडियो देखना। हर स्टेप की मैं वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको किसी चीज़ की इशू क्रिएट ना हो एडमिशन लेते टाइम, ठीक है। हर एक चीज़ की आपको मैं गाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूबर इसके लिए पैसा मांगते हैं, मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा आपसे, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एवरीथिंग, कि आपको एडमिशन तक मेरा साथ देना है बस। उसके बाद मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे अनसब्सक्राइब भी मार जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका अच्छे से एडमिशन हो जाए ना, ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए है। किसी भी तरह से आपको एडमिशन मिल जाए, जिस भी कोर्स में आपको चाहिए, जिस भी कॉलेज में आपको चाहिए, बस मेरा यही मोटिव है कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचती रहे, कि आपको कोई गड़बड़ी या किसी भी इश्यूज़ का जो फेस ना करना पड़े। तो एडमिशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, चैनल पे जाना, वीडियो देख लेना, ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो आपको चीज़ ध्यान किस पे रखना है वो मैंने ऑलरेडी आपको वार्न कर दिया। ये सबसे खतरे की घंटी है
चॉइस फिलिंग, क्योंकि ये वाला जो बच्चा है चॉइस फिलिंग करते टाइम नीचे वाला बच्चा ऊपर भी जा सकता है, ऊपर वाला नीचे भी आ सकता है। सबसे बड़ी खतरे की घंटी यहाँ पे होती है इस चीज़ के अंदर, ये प्रोसेस के अंदर। बाकी सारे प्रोसेस जो है वो तो सिस्टम ने करने ही करने हैं, लेकिन ये प्रोसेस आपके हाथ में होता है। जैसा काम यहाँ पे करोगे वैसा रिजल्ट यहाँ पे पाओगे। अब पहले क्या होता था, जितनी भी ऑल इंडिया की काउंसलिंग खत्म होती थी, जैसे यहाँ पे ऑल इंडिया की काउंसलिंग खत्म हो रही है, तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग की अगर कुछ सीट्स बच जाती थी तो ऑल इंडिया क्या करता था, वो सीट्स क्या करता था, स्टेट को ट्रांसफर कर देता था कि लो भाई आप इस, मेरे पास सीट्स बच गई हैं, वो आप स्टेट्स को दे देता था, भाई इस स्टेट से इतनी सीट बची, इतनी स्टेट से इतनी सीट बची है, कि आप स्टेट लेवल पे जो काउंसलिंग कर रहे हो उसमें इसको फिल कर लो। लेकिन अब से ये प्रोसेस नहीं हो रहा। पिछले 2-3 साल से अगर 15% सीट्स इनके पास है तो ये पूरी की पूरी 15% जो है फिल करते ही करते हैं, और ये स्टेट को शिफ्ट नहीं करते। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आपको एडमिशन मिल जाती है, सपोज करो आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था अभी, एडमिशन मिल जाती है, तो अगर आपको एडमिशन लेनी है, राउंड 1 के अंदर एडमिशन मिल गई है, वहां जाओ। ठीक है, मान लो कहीं पे भी आपको एडमिशन मिल रही है, अगर मान लो आप राजस्थान से हो तो अगर आपको एडमिशन मिल रही है केरला या तमिलनाडु, तो आपको वहां फिजिकली जाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपको वहां पे एडमिशन मिली, अगर आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वहां जाना पड़ेगा। अगर जिन बच्चों को एडमिशन मिली ही नहीं है वो ऑटोमेटिकली किस राउंड में शिफ्ट हो जाएंगे, सेकंड राउंड में शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे सेकंड से फिर थर्ड मॉपअप राउंड में आ जाएंगे, मॉपअप से फिर स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में आ जाएंगे। अब जैसे आप राउंड बाय राउंड शिफ्ट करते जाओगे, ठीक है, या फिर अगर आपने सोच लिया कि एक चीज और बताता हूँ, जैसे मान लो आपको तमिलनाडु में एडमिशन मिल गई, आप तमिलनाडु चले गए, आपने वहाँ एडमिशन भी ले ली, ठीक है, लेकिन आपने उनको एक चीज बोल के आनी है, भाई मैं अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अपग्रेडेशन का मतलब क्या है कि जो आपको राउंड 1 में एडमिशन मिली है वो उससे मैं ठीक सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने एडमिशन तो ले ली है, ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर मुझे राउंड 2 के अंदर बेटर कॉलेज है, बेटर ऑप्शन मिल गया, तो मैं राउंड 1 जो केरला वाला कॉलेज है, तमिलनाडु वाला कॉलेज है, मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो वहां पे आपको जाके फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स वहां से पिक करने पड़ेंगे, ठीक है, अपनी फीस वापस लेनी पड़ेगी, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये सब चीजों को ध्यान से करना। उसी कॉलेज में एडमिशन लेना जिस कॉलेज में आपका पूरा जो है मोटिव हो, या फिर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हो जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब बार बार पैसे देने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपको बार बार करनी पड़ेगी। उसमें क्या है, यहाँ से आपको चॉइस फिलिंग यानी कि बार बार करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। फी का प्रोसीजर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी फी आपको पे करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फी करने एक बार ही है, ठीक है, जितने मर्जी आप उसमें राउंड सारे के सारे राउंड्स कर लो, ठीक है, लेकिन फीस आपको सिर्फ एक बार ही पे करनी है। वो फी कितनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ नीट काउंसलिंग फी के बारे में, कि आपकी फी कैसी होगी, कि कितनी रजिस्ट्रेशन जो आपकी फी होगी। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% कोटा की फी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आयुष काउंसलिंग की यहाँ की फी की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आयुष काउंसलिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। तो सारा कुछ फी प्रोसीजर पेमेंट वगैरह सारा कुछ राउंड 1 राउंड 2 3 सब उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, ऑलरेडी बता दिया है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में दे दूंगा, वो देख लेना है जिनको बच्चों आयुष में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यूआर कैटेगरी से हो आप, तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज आपकी जो है एक रिफंडेबल होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है, तो रिफंडेबल फी आपकी कितनी है 10,000, नॉन रिफंडेबल अवेलेबल कितनी है 1000। तो ऐसे ही अगर आप ओबीसी रिजर्व्ड कैटेगरी से तो 5,000 रुपीज आपका रिफंडेबल होगा, 500 आपका नॉन रिफंडेबल होगा। टोटल फी यानी आपको 1500 पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको टोटल फी जो है वो 11,000 पे करनी पड़ेगी। अब रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल में डिफरेंस क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना। मान लो अगर आप एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेने के बाद सेकंड राउंड के अंदर या थर्ड कॉलेज के अंदर कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो, एडमिशन ले लिया आपने, लेकिन एडमिशन लेने के बाद आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो या फिर काउंसलिंग नहीं करते हो, तो उस केस में आपकी जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉलेज ले लेते हो, ठीक है, आपको एडमिशन ले लेते हो, आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, तो ये जो फी है वो आपकी रिफंड हो जाएगी। होने को महीने बाद भी हो सकती है, 2 महीने, कई बार तो 3 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन आपकी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी अगर आप कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हो। कोई भी कॉलेज को ज्वाइन कर लो, राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, लेकिन आप कोई बिल्कुल भी एडमिशन लेने के बाद कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करोगे तो उस केस में आपकी फी रिफंडेबल नहीं होगी। दूसरा वो कि इन केस अगर आपको राउंड 1 में भी कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला, मॉपअप में भी मिला, स्ट्रेट वैकेंसी में भी नहीं मिला, मतलब किसी भी राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, टोटल की टोटल आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, तो इस केस में भी आपको जो आपकी फी रिफंडेबल कर दी जाएगी। ठीक है, अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की रिफंडेबल जो फीस होती है वो अलग से टाइप की होती है, जिसको हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बोलते हैं। रिफंडेबल फीस में जो 15% सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आपको जो फी करनी पड़ेगी 10,000, ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है उसके लिए आपको 2 लाख रुपया जो आपको पे करना पड़ेगा।
वही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 5000 पे करना पड़ेगा। यहाँ पे डीम्ड के लिए दोनों के लिए सेम ही 2 लाख रुपया जो आपको पे करना पड़ेगा। इनका भी सेम प्रोसीजर है। अगर आप एडमिशन लेने के बाद कॉलेज छोड़ देते हो, जैसे मैंने डीम्ड किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ली, लेकिन उसके बाद मैं उस कॉलेज को रिजेक्ट करता हूँ कि मुझे इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेनी, आप उस कॉलेज के अंदर गए ही नहीं या फिर आप काउंसलिंग से बाहर आ गए, क्योंकि इनके लिए एक ही राउंड होता है, लास्ट वाला स्टे वैकेंसी राउंड, जो भी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एक ही राउंड होता है। तो उस राउंड के अंदर आपको जो कॉलेज मिल गया वो मिल गया, और उस कॉलेज के अंदर अगर आपने एडमिशन ले ली, ठीक है, तो उस कॉलेज के अंदर अगर आपने एडमिशन ले ली तो आपकी फी, अगर उस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेने के बाद नहीं जाते हो तो आपको ये 2 लाख रुपए आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब एक चीज और यहाँ पे समझाने लगा हूँ, उस चीज को ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल आपको राउंड 1 के अंदर एडमिशन मिल गई, ठीक है, राउंड 1 के अंदर आपको एडमिशन मिल गई, तो आपने क्या किया, मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि आप तमिलनाडु में एडमिशन मिली, आप तमिलनाडु में एडमिशन लेके आ गए, लेकिन वहाँ पे आपने उनको बोल दिया कि मुझे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो राउंड 2 के अंदर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन राउंड 2 के अंदर अगर आपको एडमिशन मिल गई तो मॉप अप राउंड के लिए आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिल गया फिर आपको वही कॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों को राउंड 1 में भी कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला, वो तो मॉप अप राउंड में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन इन केस अगर आपको राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिल गया तो आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस चीज को अपने माइंड में बिठा लेना। आप दोबारा से अगेन से अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, फिर जो राउंड 2 में कॉलेज आपको मिलेगा वही आपके लिए रह जाएगा। और जिन बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज मिला था, ठीक है, और राउंड 2 में फिर से उन्हें कॉलेज मिल गया, तो उनके पास चॉइस हो जाएगी, या तो आप राउंड 1 वाला कॉलेज ले लो या तो फिर आप राउंड 2 वाला कॉलेज ले लो, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन आप अपग्रेडेशन के लिए मॉप अप राउंड के लिए अब अप्लाई नहीं कर सकते। बस अब आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचेंगे, या तो राउंड 1 वाला कॉलेज ले लो और राउंड 2 वाला कॉलेज ले लो। अब जो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो काउंसलिंग है वो जिगजैग चलती है। अगर आपने ऑल इंडिया की काउंसलिंग करी, ठीक है, अगर आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर अपनी एडमिशन ले ली तो ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो डाटा है वो स्टेट काउंसलिंग के फर्स्ट लेवल तक चला जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिगजैग चलता है। अगर पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी उसके बाद स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती थी, ऐसे चलता था। यहाँ पे अगर ऑल इंडिया की, तो ऑल इंडिया पे जिन बच्चों ने एडमिशन लिए वो स्टेट लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि हम दोनों भर रहे होते हैं, तो इसका डाटा फिर इसके पास चला जाएगा। अब मान लो किसी बच्चे ने ऑल इंडिया लेवल पे जो कॉलेज भरा था, उसको ऑल इंडिया लेवल पे उसने एडमिशन ले ली, ठीक है, एडमिशन लेने के बाद उसने देखा कि मैंने स्टेट लेवल की काउंसलिंग भी मैं कर रहा हूँ। अगर उस बच्चे को स्टेट लेवल पे टॉप का कॉलेज मिल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑल इंडिया का कॉलेज छोड़ देगा, वो बोलेगा मुझे अपनी स्टेट का टॉप कॉलेज मिल रहा है तो मैं इसमें लूंगा ही लूंगा। तो आप इसका फर्स्ट राउंड में ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में ऐसा करते हो, मान लो ऑल इंडिया में सेकंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉटमेंट होगी, उधर से स्टेट लेवल पे आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होगी, तो आपको दोनों में से एक सीट जो है वो लेनी पड़ेगी। थर्ड राउंड के लिए आप, नेक्स्ट राउंड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप मॉप अप राउंड के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन वहीं पे अगर आप काउंसलिंग छोड़ दोगे तो जितनी भी आप ये फीस सबमिट करोगे, चाहे वो ऑल इंडिया की करोगे या कोई डीम्ड की करोगे, ठीक है, तब आप जो है नॉन रिफंडेबल फी आपको हो जाएगी, मतलब आप किसी भी फीस की अधिकारी नहीं रहोगे, आपको किसी भी तरह की जो फी है वो वापस नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ एक और चीज आपके साथ क्लियर कर देता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेस 1 यानी कि रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में अगर आपने करी, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन 1 में अगर आपको कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, राउंड 2 के अंदर आप चले जाओगे। अब जिन बच्चों ने राउंड 2 के अंदर राउंड 1 किया ही नहीं, अब सीधा वो किस में आएंगे, राउंड 2 में आएंगे। जाने कुछ बच्चों को होता है वो मिस हो गया, राउंड 1 नहीं कर पाया, कोई काम पड़ गया, कुछ कई आउट ऑफ स्टेट थे या बाय मिस्टेक छूट गया, तो वो सीधा का सीधा राउंड 2 में आएंगे। तो राउंड 2 में अगर आप आओगे तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जिन बच्चों ने राउंड 1 ऑलरेडी कर लिया था तो उनको दोबारा फी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार ही फी पे करनी है, चाहे आप राउंड 1 में कर लो चाहे आप राउंड 2 में कर लो। लेकिन अगर राउंड 2 में करोगे तो राउंड 1 आपको काउंसलिंग नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चों को मिस होता है। अगर आपका राउंड 1 राउंड 2 दोनों मिस हो गए तो आप राउंड 3 यानी कि मॉप अप राउंड के लिए भी अपनी फी देकर मॉप अप राउंड में सीधा डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आपका जो चौथा राउंड होता है स्टे वैकेंसी राउंड, उसके अंदर आप चौथे राउंड में डायरेक्ट जो है अपनी फी जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आपको स्टे वैकेंसी तक रुकना है तो आपको राउंड 1 राउंड 2 या मॉप अप राउंड के अंदर अंदर ही आपकी फी पेमेंट करनी पड़ेगी। लास्ट स्टे वैकेंसी के लिए आप एट ए टाइम जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, वहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो सकती है। तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो पहले ही करके रखनी पड़ेगी, चाहे आप राउंड 1 में कर लो, राउंड 2 में कर लो, चाहे मॉप अप राउंड में कर लो। क्योंकि कुछ बच्चों को होता है कि अगर मुझे राउंड 1 राउंड 2 या मॉप अप राउंड में नहीं एडमिशन मिली तो मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर लूंगा, तो उसी टाइम एट अ टाइम जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम आपकी पोर्टल बंद हो जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। फिर आपको ना गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ना आपको प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी। अगर दोनों में से अगर आपको डाउट है तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन एक साथ ही स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी, चाहे राउंड 1 में कर लो राउंड 2 में कर लो। अगर आपको लगता है कि मुझे राउंड 1 में भी नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला, मॉप अप राउंड में भी मुझे 50-50 लग रहा है, तो आप मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लो
ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड की। तो उसकी एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। स्टे वैकेंसी जो राउंड होता है, यानी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो राउंड होता है, इस राउंड के अंदर बच्चे को 550 नंबर पे भी सीट जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब कि यहाँ पे आपको हल्के बच्चे मिलेंगे, यहाँ पे 550 नंबर वाले बच्चे को भी जो है सीट मिलती है यहाँ पे, और लो लेवल वाले बच्चे को भी सीट मिलती है। जैसे मतलब आप जितना क्वालिफाई हो, जैसे इस साल के क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 137, ओबीसी के लिए 107, 107, 107 है इन सब के लिए। ठीक है, तो अगर आप 137 से अबव हो या आपके पूरे 137 भी है, तब भी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मिनिमम फीस जो है आपको 10 लाख से ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, पर ईयर की जो फीस है आपको 10 लाख से ऊपर ही मिलेगी। 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 22 लाख, 28 लाख ऐसे फीस इनकी जाती है पर ईयर की MBBS की। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आपका इतना बजट है, आप कर सकते हो अपने इतने बजट के अकॉर्डिंग, तो तभी आप इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हाथ डालना। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि अगर आप इतने कॉलेज में MBBS करना चाहते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सीट आपको मिल जाएगी, आपको 150 मार्क्स पे भी सीट मिल जाएगी। लेकिन आपके पास उतना बजट होना चाहिए कि यहाँ पे आप एडमिशन ले सको। तो ये था ऑल ओवर प्रोसेस। ठीक है, कि आप कहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो, कहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर सकते। मॉप अप राउंड तक आपको रुकना है। मॉप अप राउंड के बाद अगर आप कुछ भी नहीं होता तो आप ऑटोमेटिकली स्टे वैकेंसी राउंड में शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन तभी शिफ्ट हो पाओगे अगर आपने स्टे वैकेंसी की फी पेमेंट की हुई है। लेकिन अगर बच्चे ने राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड के अंदर तीनों के अंदर कॉलेज नहीं मिलता, लेकिन अगर उसने स्टे वैकेंसी की फीस भी पे नहीं की, तो वो मॉप अप राउंड से बाहर हो जाएगा, उसको स्टे वैकेंसी में नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि इन सबका डाटा जो शेयर होता है, ऑलरेडी बोल दिया, ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग की लिस्ट है वो स्टेट लेवल को जाती है, क्योंकि जिगजैग चलते हैं, उसकी काउंसलिंग फिर अगले राउंड में चली जाएगी। तो ये वाली लिस्ट है, ये वाली लिस्ट इसको भेजेगा, ये इसको अगले लेवल पे भेज देगा, इसको यहाँ पे भेज देगा, इसको यहाँ पे भेज देगा। तो ऐसे इनकी जो काउंसलिंग चलती रहती है, इनको पता होता है कि कौन से बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन लिए, कौन से बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरह से यहाँ से बच नहीं सकते। सारा का सारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वर्क करता है। एक चीज़ और याद रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मुझे एक चीज़ और याद आ गई। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एट टाइम एडमिशन के बाद एरर पाया गया, एडमिशन के टाइम आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वेरिफिकेशन के अंदर आपका कोई भी छोटा मोटा एरर पाया गया, ठीक है, तो आप जो है उस टाइम से उस राउंड के अंदर जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, वो कॉलेज से आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिल गया, ठीक है, अगर आपको कोई राउंड 1 में कॉलेज मिल गया और लेकिन आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, आपका डॉक्यूमेंट कोई गड़बड़ पाया गया या उनको लगा कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो उस राउंड में जो आपको कॉलेज मिला था वो आपका कॉलेज क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तब वो आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। अब या तो वो डॉक्यूमेंट आप ठीक करवाओ, अगर करवा सकते हो 2-3 दिन में, या फिर अगर उस आपको कोई कैटेगरी का प्रॉब्लम हुई, ठीक है, कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर आप दिक्कत हुई, तो नेक्स्ट राउंड में अगर आप जब काउंसलिंग करोगे तो उस टाइम पे आप जनरल कैटेगरी के थ्रू आपको जो है वो काउंसलिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपका जो कोटा है वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सिर्फ आपका राउंड 1, राउंड 2 तक चलेगा। लेकिन अगर ऐसा बाई चांस वे मॉप अप राउंड में हो गया, तो अब मॉप अप राउंड में कुछ बच्चों को कॉलेज, जिन बच्चों को अलॉट होते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई वेरिफिकेशन में दिक्कत पाई गई और आप मॉप अप राउंड से बाहर हो गए, उसके बाद तो काउंसलिंग होती ही नहीं है, तो मतलब आप जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से जो है हाथ धो बैठोगे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो सबसे हाथ धो बैठोगे। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं सबको अभी भी रीचेक कर लो। कोई डाउट है, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसके साथ कंपेयर कर लो, मैच कर लो कि सारे के सारे कंप्लीट हैं, तो कोई भी गलती जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नहीं होनी चाहिए। आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया हो। यहाँ पे मैंने इस वीडियो के अंदर ज़्यादा आयुष कोर्सेज की बात नहीं की है। आयुष की वैसे तो सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़ा बहुत फी का प्रोसीजर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि उसकी मैंने अलग से ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो आपको लास्ट में अभी मिल जाएगी। तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया, सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया हो। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ लेना। भाई को, अपने भाई को यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब मारो, जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती है भाई आपका सांस नहीं लेगा। देखो अभी भी देखो कितना पसीना आ रखा है, पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं देख रहा, देखो, ठीक है, इधर देखो। तो सारा का सारा प्रोसीजर ये आपके लिए कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। तो दबा के चैनल को सब्सक्राइब मारा करो, बिना चैनल सब्सक्राइब किए मत जाया करो। जितना हो सकता है मैं उतनी आपकी हेल्प करूंगा, जब तक हो सकता है उतना आपको एडमिशन दिलवाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दबा के चैनल को सब्सक्राइब मारें। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके जरूर पूछें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलें।